Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 12th IT students and we are going to discuss questions of term 2 question paper. जो last year का term 2 का जो question paper था, we are going to discuss those questions which are based on unit जावा. जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा है, जावा प्रोग्रामिंग, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. तो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. यू कैन सी राइट ऑपरेटर्स यूज टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ क्लास ऑब्जेक्ट. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है लाइक लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 और अब हमें क्या करना है, इसके थ्रू कोई भी क्लास का मेंबर हमें एक्सेस करना है, तो हम कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट 1 डॉट लेट्स से कि हमें नेम कोई मेंबर है जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं. ओके, सो वी यूज़ डॉट ऑपरेटर. सो आंसर इज डॉट ऑपरेटर. नेक्स्ट इज जावा कंपाइलर ट्रांसलेट्स द जावा प्रोग्राम इनटू. तो जो जावा कंपाइलर होता है वो क्या करता है, जावा प्रोग्राम को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसके लिए अगेन जो बुक है उसकी आपको रीडिंग करनी पड़ेगी. मतलब हर एक लाइन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा. जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ डेटा टाइप से आया था. मान लीजिए आपने डेटा टाइप पढ़े हैं बट आपने इसकी ये लाइन नहीं पढ़ी कि जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं. ओके, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने होते हैं, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप के. अगर आपको ये सारे लर्न हैं तो आपको इजीली क्या होगा, आप काउंट कर लेंगे. बट इन केस अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़े कि टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो देन फिर आपको वहाँ पे डाउट होगा और आप रॉन्ग कर लेंगे. तो इसलिए हर एक लाइन क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि लाइक लोकल वेरिएबल क्या होता है ना, तो कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये सारे जो भी मतलब यहाँ पे लाइंस लिखी हैं आपको एक एक लाइन पढ़नी है और इसे समझना है. लाइक व्हाट आर वेरिएबल्स, और भी ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें. IDE का फुल फॉर्म, JVM क्या होता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है भी, और एक्सप्लेन द टर्म JVM. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. JVM, जावा बाइट कोड, ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम बात करते हैं JVM की. JVM का फुल फॉर्म होता है आपका जावा वर्चुअल मशीन. और ये क्या वर्क करता है, जावा वर्चुअल मशीन जो है बाइट कोड को कन्वर्ट करता है, बाइट कोड इनटू मशीन कोड, converts. Okay, it converts byte code into machine code and then execute this machine code, और उसके बाद उसे execute करता है. तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ मैथड. सो आपने बहुत सारे मैथड यूज़ भी किए होंगे, अपने जावा प्रोग्राम क्रिएट किया होगा. तो जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln भी एक क्या है, मैथड है, राइट. तो मैथड क्या करता है, कुछ टास्क परफॉर्म करता है. और इवन यूज़र डिफाइंड मैथड भी होता है. हम खुद के भी मैथड बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक मैथड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया नेम से एक मैथड बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसके थ्रू एरिया कैलकुलेट होगा. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैथड को. मैथड क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन, जो हम लिखते हैं टू परफॉर्म सम टास्क. ओके, टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. जैसे हमने एरिया कैलकुलेट करने के लिए, एरिया एक स्पेसिफिक टास्क है एरिया कैलकुलेट करना, इसके लिए हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे. सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच वी राइट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप डज जावा सपोर्ट इन ऑल. तो अभी हमने देखा कितने डेटा टाइप्स हैं, 8. ओके, तो आप इनके जो भी 8 डेटा टाइप्स हैं ना, ये भी लर्न कर लेना. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, क्योंकि ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर एंड हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर देयर एंड नेम दैम. या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऐसा कुछ MCQ भी बन सकता है. तो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से डेटा टाइप जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं. डबल बूलियन, जैसे अभी आपको यहाँ पे स्ट्रिंग आपने डेटा टाइप पढ़ा है पर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है. ओके, सो इस तरीके का आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप है, कौन सी नहीं है. ऐसे ही मेथड क्या होते हैं, JVM क्या होता है, जावा बाइट कोड क्या होता है. सो ये चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तो आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. मतलब इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको आपने पढ़े हैं.
ओके तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस कहीं से भी आए, कहीं से भी मतलब इस बुक के किसी भी लाइन से कोई भी लाइन उठा के क्वेश्चन बना दिया गया है, तो आपको हर एक लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आप पूछते हैं कि लास्ट ईयर मैम स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए थे, तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। जिन लोगों ने पूरी पीडीएफ पढ़ी, स्टडी मटेरियल पे बेस्ड जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, वो देखे एंड उन्होंने कमेंट्स पोस्ट किए हैं कि हमारे 89 आए हैं, 96 आए हैं, 98 मार्क्स आए हैं बाय वॉचिंग द वीडियोज़, बाय स्टडिंग फ्रॉम द वीडियोज़। तो आई होप कि आपको भी ये वीडियोज़ हेल्प करेंगी इन प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ बूलियन वेरिएबल। तो बूलियन वेरिएबल का साइज़ क्या होता है, 1 बिट। सो पेपर में आपका बूलियन का पूछा है, आपको क्या करना है, फिर ऐसे ही सारे जो भी डेटा टाइप है, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इन सब के साइज़ लर्न करने हैं कि बाइट का 8 बिट होता है, शॉर्ट का 16 बिट, देन 32 बिट, देन 64 लॉन्ग का। ओके एंड इंट और फ्लोट दोनों का क्या है, 32 बिट है। लॉन्ग एंड डबल का दोनों का 64 बिट है। शॉर्ट एंड कैर का 16 बिट है, क्योंकि किसी का भी पूछा जा सकता है। अगर बूलियन का पूछा है तो इनमें से कोई सा भी इस एग्ज़ाम में आ सकता है ना, चांसेस हैं। ओके तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जो टेबल्स हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DBMS इन रेलवेज़। ये क्वेश्चन आपका वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग IT वाली यूनिट से है, जो लास्ट यूनिट है आपकी। और ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें से आएंगे कि डेटाबेस का एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या यूज़ है। ओके सो यहाँ पे रेलवेज़ के लिए पूछा है कि क्या यूज़ है, तो ओब्वियसली जो भी डिटेल्स हैं ट्रेन की, उन्हें स्टोर करना कि ट्रेन का नंबर क्या है, उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, रूट क्या है, सोर्स, डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें स्टोर करना। दिस इज़ द यूज़ ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। और इवन जो कस्टमर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनकी डिटेल स्टोर करना। जब रिजर्वेशन हो रहा है तो रिजर्वेशन रिलेटेड डिटेल्स को भी स्टोर करना। फॉर दैट ऑल्सो वी यूज़ डेटाबेस मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द फॉलोइंग टू कोड्स डिफर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्रिंटलन। तो अगर हम ऐसे देखें ये लाइन वाइज, तो यहाँ पे बस इसका डिफरेंस है, बाकी लाइन सेम है। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ हुआ है या प्रिंट एलन यूज़ हुआ है। तो प्रिंट फंक्शन में अगर हम आउटपुट लिखते हैं तो कैसे आएगा, हेलो वर्ड, और इसके बाद ये प्रिंट होने के बाद, क्योंकि ये डिस्प्ले करता है आउटपुट, जो भी मैसेज आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं उसे डिस्प्ले करेगा। और प्रिंट जो होता है, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, इट डिस्प्लेज द आउटपुट, और इसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आता है। मतलब जो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होनी होगी वो नई लाइन में नहीं आएगा, वो यहीं पे आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ड, यहाँ पे क्या होगा, हेलो वर्ड प्रिंट होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी, जो भी नेक्स्ट प्रिंट होगा, वो कहाँ होगा, यहाँ। ओके तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स। सो आपने देखा होगा जब आप प्रोग्राम रन करते हो तो जो भी आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद एक लाइन और ऐड होती है, दैट इज़ बिल्ड सक्सेसफुल। आपने नेटबीन्स में देखा होगा बिल्ड सक्सेसफुल लिख के आता है आफ्टर द आउटपुट। तो यहाँ पे प्रिंट के केस में क्या होगा, बिल्ड सक्सेसफुल आपका सेम लाइन में लिख दिया होगा। ओके जो मैसेज है बिल्ड सक्सेसफुल, इसका मतलब कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, तो वो कहाँ पे आएगा, इन द सेम लाइन ये आउटपुट आएगा, और आपकी लाइन चेंज नहीं हुई है क्योंकि आपने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। बट व्हेन यू चूज़ द प्रिंट एलन फंक्शन, तो क्या होता है, आपकी न्यू लाइन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और आपका जो नेक्स्ट फॉलोइंग लाइन है वो कहाँ आती है, यहाँ नेक्स्ट लाइन में आती है। तो इस केस में आपका बिल्ड सक्सेसफुल यहाँ नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझा सकते हैं। नाउ दिस 16th क्वेश्चन, जिसमें आपको एरर फाइंड करना है और करेक्टेड कोड लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको एरर फाइंड करना हो। तो पब्लिक क्लास इफ डेमो, ये क्लास नेम है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ। अब देख लेते हैं कि ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ स्टार्ट हुआ है तो एंड भी होना चाहिए, एंड में जहाँ पे क्लास आपकी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो एक कर्ली ब्रेसेस आप यहाँ पे लगाएंगे फॉर दिस। नेक्स्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये भी बिल्कुल सही है लाइन, कि मेन फंक्शन इसी तरीके से हम सिंटेक्स लिखते हैं। ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, अगेन इसका कोई भी क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे फॉर करेक्ट कोड। ओके नाउ इंट परसेंटेज इक्वल्स टू 55, तो ये लाइन सही है कि इंट परसेंटेज इक्वल्स टू 55। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर टाइप का, जिसमें 55 वैल्यू स्टोर हो रही है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग डे इक्वल्स टू
दिस ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग हम डे में स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। नेक्स्ट इफ़ फंक्शन हम इफ़ कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, तो इफ़ कंडीशन के साथ क्या होता है, इफ़ देन कंडीशन हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो पैरेंथेसिस क्लोज तो किया बट स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, ओपन नहीं किया। परसेंटेज देन ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ओके। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ है इफ़ ब्लॉक का, पर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप स्टार्ट भी करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पास्ट, ये बिल्कुल सही है। एल्स, यहाँ पे एल्स के बाद ना ये नहीं आते कोलन्स, ये पाइथन में आते हैं, तो यहाँ पे कोलन्स नहीं आएंगे। कोलन की जगह क्या आएगा आपका, कर्ली ब्रेसेस ऑलरेडी है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका कर्ली ब्रेसेस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप उसे यहाँ पे भी लगा सकते हो या फिर यहाँ पे भी, ओके। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे कोलन हटाने हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट पी शुड बी स्मॉल, प्रिंट एलन का पी विल बी स्मॉल, प्रिंट एलन देन फील्ड, देन दिस प्रोग्राम इज़ कंप्लीट। आप 2 कर्ली ब्रेसेस और क्लोज करोगे। और एक चीज़ और है इसमें, इसकी वजह से भी एरर आ सकता है कि जो डे है ये वेरिएबल तो डिफाइन हुआ है बट ये कहीं यूज़ नहीं हुआ है, तो आप इसको रिमूव कर देना, क्योंकि ये कहीं पे भी आपका जो डे वेरिएबल है यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कोड को करेक्ट करके लिखना है। सो मेन थिंग फॉर सच क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सिंटेक्स पता होना चाहिए कि हम इफ़ के बाद कंडीशन को पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस आता है। कर्ली ब्रेसेस कहीं पे स्टार्ट हो रहा है तो क्लोज होगा, अगर कहीं पे क्लोज हुआ है और स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो भी आपको करना है। तो ये सारी सिंटेक्स आपको पता होनी चाहिए फॉर सच क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन शॉर्ट एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये दोनों क्या है, डेटा टाइप है, बट शॉर्ट क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अभी हमने देखा शॉर्ट इज़ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये इसका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। जबकि स्ट्रिंग हमने देखा क्या है, नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड शॉर्ट क्या करेगा, स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यू, ये एक इंटीजर टाइप का है, तो ये क्या करता है, इट स्टोर्स इंटीजर वैल्यू। और स्ट्रिंग क्या करता है, इट स्टोर्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर स्टोर करता है, ओके। और अगर आप चाहते हैं एक और डिफरेंस लिखना, वैसे तो 2 मार्क्स का है तो 2 डिफरेंस आर इनफ, अदरवाइज एग्जाम्पल करके आप लिख सकते हैं शॉर्ट ए इक्वल्स टू 50। ऐसे इसमें लिखेंगे स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू, फिर आप कुछ भी नेम कुछ भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे इसका डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट अ मैथड इन जावा दैट एक्सेप्ट्स 2 नंबर्स एज पैरामीटर एंड रिटर्न्स द ग्रेटर नंबर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मेथड करना है, यानी कि एक मेथड क्रिएट करना है जो कि 2 नंबर्स एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मेथड को जो भी वैल्यूज़ चाहिए होंगी ना, फॉर कैलकुलेशन, फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क, वो वैल्यूज़ जो फंक्शन के पास आती है वो एज अ पैरामीटर आती है, ठीक है। तो हम जो भी फंक्शन को वैल्यूज़ देंगे दैट विल बी पैरामीटर फॉर दैट फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन को करना क्या काम है, रिटर्न्स द ग्रेटर नंबर, उसको 2 नंबर लेने हैं और उसमें से ग्रेटर नंबर क्या करना है, रिटर्न करना है। तो हम कैसे बनाते हैं मेथड, पहले हम लिखते हैं उसका रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि वॉइड टाइप का हो, ओके। वॉइड अगर यहाँ पे लिखा है वैसे रिटर्न्स ग्रेटर नंबर, तो हम कुछ रिटर्न भी करवा सकते हैं। मतलब अगर नंबर हम इंटीजर ले रहे हैं तो लेट्स से कि वो किस टाइप का होगा, क्या रिटर्न करेगा, इंट। तो सबसे पहले हम इंट लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम, ओके। फंक्शन नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ग्रेटर नंबर, ये आपका फंक्शन नेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करें तो आप वर्ड लिखेंगे, अदरवाइज़ अभी यहाँ पे इसने बोला है रिटर्न ग्रेटर नंबर, यानी कि एक नंबर रिटर्न करेगा, तो इंट लिख लेते हैं, इंट। फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल पास करते हैं। तो इंट ए कॉमा इंट बी, देन कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर अब हमें जो भी वर्क करवाना है वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे हम। तो अब हमारे ये पैरामीटर पास हो चुके हैं, इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, फंक्शन जब कॉल होगा यूज़र पास करेगा, इनकी वैल्यू जो है यूज़र देगा, इंट ए इंट बी। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्या कर दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नो वी हैव टू रिटर्न। अगर आपने वर्ड लिखा होता तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाते। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हमें रिटर्न करना है, तो हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, तो क्या कर दे रिटर्न ए, एल्स अगर ए नहीं है बड़ा तो किसको रिटर्न कर दे, बी को। तो यहीं पे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया, मतलब मेथड ख़त्म हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग कोड। तो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, इसके बाद बी की वैल्यू क्या होगी, लेट्स सी। ऑल्सो आइडेंटिफाई द लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर, दिस इज एंड ऑपरेटर, आपने पढ़ा होगा ये ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर आपका यूज़ हुआ है और हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ बी। सो स्टार्टिंग में बी की वैल्यू क्या है, 20। ओके, बी अभी है आपका 20। अब कंडीशन चेक हो रही है, तो अगर कंडीशन बोथ द कंडीशन विल बी ट्रू, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तब ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर दोनों आपकी ट्रू हैं, अगर इनमें से एक भी फॉल्स होगा तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं बी ग्रेटर देन 10, येस 20 तो ग्रेटर है 10 से, ये ट्रू हो गई। बी इज़ लेस देन 15, बी 15 से लेस है, नो ये फॉल्स हो गई, 20 इज़ नॉट लेस देन 15, तो ये पूरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। इनमें से अगर एक भी फॉल्स होगा ना, पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एंड ऑपरेटर का है। तो फॉल्स हो गई, तो फॉल्स होने में कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एल्स वाला। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या है, बी इक्वल्स टू 10। 19th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्लास दी है स्टूडेंट क्लास, जिसका नाम है STUD, मतलब शॉर्ट में लिखा है। इसमें आपके ये मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स, और ये मेथड मेंबर, मेथड ये है और ये डेटा मेंबर्स हैं। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी ये इसके डेटा मेंबर्स है इनमें कुछ वैल्यू डालता है, इनको इनिशियलाइज करता है। ओके, तो आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो एक स्पेशल मेथड होता है जिसका नेम सेम एज क्लास नेम होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर के लिए पहले क्लास नेम यानी कि सेम, कंस्ट्रक्टर नेम क्या होगा, क्लास नेम की तरह होगा, तो STUD, फिर हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब के लिए वैल्यूज़ पास करेंगे। रोल नंबर की लेट्स से आर वेरिएबल में स्टोर होगा, ऐसे ही एस नेम जो है लेट्स से एस में स्टोर होगा, स्ट्रिंग AD कॉमा स्ट्रिंग नो डबल सॉरी कॉमा डबल M। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की बॉडी स्टार्ट होती है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर आर नंबर इक्वल्स टू, इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, आर। तो जो भी कंस्ट्रक्टर के कॉल के टाइम पे वैल्यू पास होगी वो आर में स्टोर होगी, और फिर ये फाइनल वैल्यू आर नंबर में स्टोर हो जाएगी। एस नेम इक्वल्स टू एस, एड्रेस equals to AD, then marks equals to M। ओके, then this constructor will be closed। तो इस तरीके से आपको बनाना है। इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आपका है 3 मार्क्स का, ओके 3 मार्क्स का, तो इसमें ऐसे डिवाइड होगा कि स्टूडेंट ने अगर कंस्ट्रक्टर नेम लिखा है तो 1 या हाफ मार्क्स, फिर पैरामीटर्स लिखे हैं तो अगेन हाफ 1 ऐसे कुछ, और फिर ये वैल्यूज़ असाइन करने के अगेन 1 मार्क्स, ओके या हाफ, मतलब जो भी CBSE ने अपनी मार्किंग स्कीम में डिसाइड किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन छोड़ दें, अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आ रहा है, पर कंस्ट्रक्टर मुझे पता है कि सेम एज क्लास नेम होता है, तो मैं ये लिखूँगी, पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिख लूँगी, और इन केस आर्ग्यूमेंट्स मुझे नहीं याद है कि ऐसे लिखते हैं तो मैं सीधे STUD और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगी, और फिर मुझे ये पता है कि ऐसे लिखते हैं, तो मैं ये जितना भी, मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जितना भी पता है उससे रिलेटेड आप उतना करके आइए। स्टेप मार्किंग होती है जैसे मैथ्स में होती है, इन द सेम वे हेयर ऑल्सो यू गेट मार्क्स अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, कि आपने कितना लिखा है, कितने स्टेटमेंट्स लिखे हैं उस मैथड में, मैथड का नेम लिखा है, रिटर्न टाइप लिखा है या नहीं लिखा है, सो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं।
Now next question, name the package to be imported in Java to take input from the user at runtime. तो input के लिए हम कौन सा पैकेज यूज़ करते हैं? पैकेज नेम इज़ java.util. तो ऐसे ही इस जावा यूनिट में जितने भी पैकेज हैं और उनका क्या यूज़ है, किस लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. ओके, सो java.util पैकेज. और यहाँ पे अगर क्लास पूछी जाए विच क्लास इज़ यूज फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, सो दैट इज़ स्कैनर क्लास. ओके, सो java.util इज़ द पैकेज, जावा एंड स्कैनर इज़ द क्लास. और अगर हमसे कहा जाता है कि स्टेटमेंट लिखो फॉर इम्पोर्टिंग दिस पैकेज, तो हम कैसे लिखते हैं? इम्पोर्ट java.util डॉट स्कैनर. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टू डिक्लेरेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन दैम. तो यहाँ पे टू डिक्लेरेशंस हैं, इंट ए इक्वल्स टू 50, इंटीजर बी इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 50. तो आपको पता होगा कि जब हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटीजर क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है. ओके, जबकि यहाँ पे क्या, एक सिंपल वेरिएबल आपका डिक्लेयर हुआ है. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट स्टेटमेंट में आप लिखेंगे कि इंट वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड और उसमें जो है 50 वैल्यू इनिशलाइज हुई है, यानी कि ए वेरिएबल ए, एन इंटीजर वेरिएबल ए, आप लिख सकते हो एन इंटीजर वेरिएबल ए इज़ डिक्लेयर्ड and initialized with value 50, या फिर and 50 value is stored in it. However, in second statement, an object of class integer is created and it is instantiated. Instantiated means again कि उसे हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं और इनिशलाइज किया है इसको 50 वैल्यू से ही. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में भी क्या किया है? वैल्यू 50 स्टोर की है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर वेरिएबल में, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि इसको रेफ़र कर रहा है, इस 50 वैल्यू को. ओके, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में. और ये एज इट इज़ वैल्यूज़, एज इट इज़ लाइन आपको बुक में दी है और डिफरेंस भी दिया है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बुक को अच्छे से रीड करिए, समझिए, जिससे कि एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं और आप उनको ईजिली आंसर करेंगे. और चॉइस भी बहुत सारी आप देख सकते हो कि बहुत सारी चॉइस है, तो ईजिली आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से क्या है, ट्रिकी हैं. इनको आपने अगर अच्छे से, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, अच्छे से अगर प्रोग्रामिंग आती है, कोड लिखना आता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं. अदरवाइज व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि इस टाइप के जो डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो बुक में से सीधे सीधे लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें करिए. जैसे यहाँ पे लिखा है आपको एनी 2 आउट ऑफ 4. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 20 वाला क्वेश्चन एंड 22 दीज आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द बुक. तो अगर आपको 4 क्वेश्चंस दिया उसमें से 2 करने हैं, तो आई विल सजेस्ट कि ये भी एक कोड लिखने वाला क्वेश्चन था और 21 भी. तो ये डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन है. तो आप देख सकते हो कि जो ऐसे ऐसे बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि कुछ थ्योरी बेस्ड, कुछ प्रोग्राम बेस्ड, जिसमें आपको अच्छी खासी चॉइस मिलेगी कि आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स राइट द प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स. तो सबसे पहले तो हम एक यहाँ पे क्लास बना लेंगे जिसके अंदर हम मेन मैथड लिखेंगे और वहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करेंगे. सो वी विल राइट पब्लिक क्लास. क्लास का नेम हम एवीजी रख सकते हैं, एवरेज रख सकते हैं. और उसके अंदर हम अगेन वी विल यूज़ द फंक्शन पब्लिक स्टैटिक. मेन फंक्शन यूज़ कर लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग args, okay, then int number equals to 1. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एवरेज में क्या करना होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन 10 ना, सारे जो भी फर्स्ट 10 नंबर्स हैं उनका सम और देन उनको डिवाइड बाय 10. तो यहाँ पे हम एक नंबर ले लिए, नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 + 2 3 4 यही करना है हमें. और एक सम वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें 0 स्टोर है, यानी कि स्टार्टिंग में जो सम है वो 0 है. वाइल यहाँ पे हम लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमें 1 को फिर 2 में इंक्रीमेंट करना है, 3 में इंक्रीमेंट करना है, 4 5 ना, तो सेम नंबर को इंक्रीमेंट करना है. तो हम यहाँ पे लूप ले लेंगे, नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 10, फर्स्ट 10 नंबर्स लेने हैं इसलिए.
अब ये डिटेल में आपको समझने के लिए, अगर आपको वाइल लूप नहीं आता है और आपको समझना है तो फिर आप वीडियोस देखिएगा जो वाइल लूप से रिलेटेड है प्लेलिस्ट में। यहाँ पे हमने किया सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर। ये कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते रहे, सम कैलकुलेट करते रहें यूजिंग दीज नंबर्स। तो इसके लिए ये एक लॉजिक होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं सम। तो अभी इनिशियली सम की वैल्यू क्या है 0, तो 0 में 1 ऐड होगा और सम में स्टोर हो जाएगा, दैट इज़ 1। फिर लूप चलेगा और अब सम की वैल्यू होगी 1 और नंबर होगा 2 और फिर सम में क्या हो जाएगा 3 स्टोर हो जाएगा। ऐसे फिर 3 में 3 प्लस होकर यहाँ स्टोर होगा। तो इस तरीके से सम क्या होता रहता है, अपडेट होता रहता है। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को, जो नंबर है, इसको प्लस प्लस भी कर देंगे, नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1 और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे वाइल लूप क्लोज हुआ और फिर फाइनल हमें सम कैलकुलेट होके मिल जाएगा जब आपका 10 तक प्लस होता जाएगा और फिर यहाँ पे सम स्टोर होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस सम को हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट। अब आपको ये दो कर्ली ब्रेसेस जो हैं ये भी क्लोज करने होंगे। बस इतना सा ही ये कोड है, बट ओब्वियसली जिसने अच्छे से प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस नहीं की है वो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर सकता। तो आई विल सजेस्ट यू कि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है आप उन्हें अटेम्प्ट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेट मैथड इन जावा थ्रेड्स। सो वेट मैथड कब यूज़ होता है, व्हेन वी आर हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग, हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स हैं और इन सबको एग्जीक्यूट करना है। सो वी वांट कि एक टाइम पे एक थ्रेड रन करे और उस टाइम पे बाकी थ्रेड क्या करें, वेट करें। जैसे ये थ्रेड फिनिश हो तो दूसरा वाला खुद से नोटिफाई हो जाए, इसको पता चल जाए कि ये वाला फिनिश हो गया, नाउ इट शुड रन। तो हमें इसको वेट करवाना है जब तक ये रन कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, T2 डॉट वेट, तब हम वेट मैथड यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी वांट दैट दिस शुड बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए एंड व्हेन इट फिनिशेस its execution then this another thread should be notified and then only it will start its execution। ये तब कंटिन्यू करेगा अपने एग्जीक्यूशन करना, then we use wait method। दूसरा है set priority method। तो and we have to give the range of priority also, कि priority levels की क्या रेंज है। तो प्रायोरिटी क्या होता है, हमें अगर डिसाइड करना है कि कौन सा थ्रेड पहले रन करना चाहिए तो हम उसकी प्रायोरिटी क्या करेंगे, सेट कर देंगे। जैसे मुझे चाहिए कि T1 वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड है, इसे पहले रन करना चाहिए। So by setting the priority we can make it run earlier या in the beginning। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेंज क्या होती है 1 to 10, 1 to 10 होती है यहाँ पे रेंज प्रायोरिटी लेवल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, 3, जिसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन DBMS, जो वर्क इंटीग्रेटेड वाला यूनिट है। सो ये क्वेश्चन ईजी है, थ्योरी बेस्ड आप इजीली कर सकते हैं। अब ये जावा से रिलेटेड क्वेश्चन अगेन कोड बेस्ड हैं तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेट्स सी कि क्या करना है, इसमें मैथड क्रिएट करना है। अभी बताया था मैथड कैसे क्रिएट करते हैं। आप क्या करेंगे, वॉइड, उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे वॉइड, देन मैथड का नेम ना, स्टेप वाइज मार्किंग है तो ऐसे स्टेप वाइज ही करिएगा कि रिटर्न टाइप, देन मैथड का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग में ओल्ड है या नहीं है, ओल्ड जो कैरेक्टर है वो है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंटेन ही रख लेते हैं अपने उसका नेम मैथड का, कंटेन्स। देन पैरेंथेसिस में वी वांट टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज पैरामीटर, यहाँ पे हमें क्या देना है, स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, एस कर लेते हैं स्ट्रिंग एस। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, अगेन अब हमें यहाँ पे कंडीशन है कि अगर स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर्स हैं, इफ़ स्ट्रिंग कंटेन्स दिस कैरेक्टर, तो क्या प्रिंट करना है कि स्ट्रिंग कंटेन्स ओल्ड। अगर नहीं है एल्स देन इट डज़ नॉट कंटेन। तो यहाँ पे भी इफ़ और एल्स वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा। इफ़ एस, आपका जो स्ट्रिंग है वो एस है, और यहाँ पे कंटेन्स फंक्शन यूज़ होता है अगर हमें चेक करना होता है कि वेदर दिस कंटेन्स सम स्ट्रिंग और नॉट, मतलब जो भी स्ट्रिंग है उसमें कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है या नहीं है, उसके लिए हम कंटेन्स फंक्शन यूज़ करते हैं। कंटेन्स ओल्ड, then curly braces, system dot out dot println contains old। अब नहीं करती है तो ओबियसली सिंपली हम एल्स लिखेंगे और लिखेंगे SOP
नॉट कंटेन्स, ठीक है, एंड सेमी कोलन लगाएंगे इसके बाद हर स्टेटमेंट के एंड के बाद, और यहाँ पे ये आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रिंग वेरिएबल. यहाँ पे 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स आर देयर और हमें कोड स्टेटमेंट लिखना है इन सब के लिए. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ अ स्ट्रिंग वेरिएबल str1 इनटू अपर केस. ऐसा कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं दिया है कि हम फर्स्ट लेटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी स्ट्रिंग के इनटू अपर केस. हमें दिया है कि टू कन्वर्ट ऑल द लेटर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इनटू अपर केस. तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन जो था ये रॉन्ग था, ठीक है. इसका या तो मार्क्स कंपनशेट हुए होंगे या फिर इसको स्टूडेंट्स ने ओबियसली डॉट टू अपर केस फंक्शन यूज़ किया होगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा यही था लास्ट ईयर, डॉट टू अपर केस. तो ओबियसली उसी के बेसिस में इन्हें क्या मिले होंगे, मार्क्स मिले होंगे. जिसने ये यूज़ किया होगा उसी से मार्क्स मिल गए होंगे. तो यहाँ पे अगर ऑल लेटर्स होगा तो क्या हो जाएगा, str1 डॉट टू अपर केस. ओके. नाउ नेक्स्ट इज टू डिस्प्ले कंबाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड 2. तो स्ट्रिंग 1 और 2 की कंबाइंड लेंथ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ फंक्शन. लेंथ फंक्शन जो होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करता है, प्लस str2 डॉट लेंथ. अब डिस्प्ले करना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. अदरवाइज आप इतना भी लिखेंगे तब भी सही है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टू डिस्प्ले इंडेक्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट अक्रेंस ऑफ लेटर ई. तो लेटर ई पहली बार में जहाँ पे भी आ रहा है स्ट्रिंग 1 में उसका इंडेक्स हमें देना है. तो इसके लिए क्या फंक्शन यूज़ होता है, इंडेक्स ऑफ. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, str1 डॉट इंडेक्स ऑफ. किसके इंडेक्स ऑफ की बात हो रही है यहाँ पे, ई की. तो इंडेक्स ऑफ ई. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. सो यहाँ पे आपको ये सारे जो भी मैथड्स हैं आपकी बुक में पेज नंबर 125 पे दिए हैं. तो अगर मैथड हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया है और अगेन दोबारा इससे इस बार भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ये सारे फंक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं. नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज़ टू डिस्प्ले str1 एंड str2 आफ्टर जॉइनिंग दैम. तो ज्वाइन करने के लिए क्या होता है, कॉनकैट फंक्शन यूज़ होता है. So we will write str1 dot concat and then str2. किससे कॉन्केट करना है, कौन सी स्ट्रिंग से, वो यहाँ हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं. तो आप देख सकते हैं ये सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कॉन्केट. तो यू विल राइट str1 डॉट कॉन्केट देन str2. ओके, ऐसे यहाँ पे इंडेक्स ऑफ और फिर जो करेक्टर यूज़ किया है. तो इस तरीके से आपको ये सारे फंक्शन लिखने हैं. लास्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन DBMS. तो ये आप खुद से कर सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट. एंड यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट होती है. आई होप आपको ये हेल्प मिलेगी इससे कि आपको जावा की यूनिट कैसे प्रिपेयर करनी है. और ऐसे क्वेश्चन आई विल पोस्ट मोर अगेन. और स्टे ट्यून्ड. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.